दोस्तों, स्वागत है आपका द संकेत लाइव में और मैं हूं तमन्ना। आज की बहस बेहद संवेदनशील है, इसलिए तथ्यों और जिम्मेदारी के साथ बात करना भी जरूरी है। संसद के भीतर और बाहर इन दिनों एप्स्टीन फाइल्स को लेकर सियासत तेज हो गई है और इस बीच एक बयान ने राजनीतिक माहौल को और भी बढ़ा दिया है। मामला केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के उस बयान का है जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि वह जेफरी एप्स्टीन से 3 से 4 बार मिले थे और यह बातचीत पूरी तरह प्रोफेशनल थी। यही बयान अब विपक्ष के निशाने पर है। सबसे पहले संदर्भ को समझिए। 2008 में यौन अपराधों के मामलों में दोषी ठहराया गया था और वह रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर था। बाद के वर्षों में उसके नेटवर्क, हाई प्रोफाइल संपर्कों और कथित ब्लैकमेल तंत्र को लेकर वैश्विक स्तर पर गंभीर सवाल उठे। ऐसे में जब किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति का नाम उसके संपर्कों के संदर्भ में सामने आता है तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक और नैतिक सवाल उठते हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने व्यापार समझौते, रक्षा सौदों और एप्स्टीन से जुड़े संभावित संपर्कों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। संसदीय कार्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया और प्रमाण मांगने की बात कही। उस समय पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल ने प्रक्रिया का हवाला देते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। राहुल गांधी ने कहा कि वह प्रमाण देने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें रिकॉर्ड पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर। पीएम की आंख में डर दिखता है। स्पीकर साहब, सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 मिलियन फाइल्स आर स्टिल लॉक्ड अप। उसका यह दृश्य राजनीतिक रूप से नाटकीय जरूर था, पर संसदीय प्रक्रिया के लिहाज से जटिल भी था। अब सवाल उठता है, क्या केवल किसी विवादित व्यक्ति से मिलना अपने आप में अपराध है? कानूनी रूप से यदि कोई व्यक्ति उस समय किसी आधिकारिक भूमिका में वैश्विक मंचों पर सक्रिय है, जैसे हरदीप पुरी एक करियर डिप्लोमेट रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि भी रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय संपर्कों का दायरा व्यापक तो होता है, लेकिन नैतिक और राजनीतिक प्रश्न अलग अलग होते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2008 के बाद आधिकारिक रूप से यौन अपराधी घोषित हो चुका था तो उसके साथ बाद के वर्षों में संपर्क रखने पर सवाल उठना स्वाभाविक है, चाहे वे संपर्क औपचारिक ही क्यों ना हो। यही 2 स्तर की बहस चल रही है। पहला, क्या मुलाकातें अधिकारी को सीमित थी? दूसरी वजह, क्या सरकार ने इन संपर्कों के बारे में पहले कभी पारदर्शिता दिखाई? विपक्ष का आरोप है कि जब तक नाम सामने नहीं आया तब तक चुप्पी थी और अब और सिर्फ 3 से 4 बार कहकर बात सीमित करने की कोशिश हो रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि यह राजनीतिक रंग देने की कोशिश है और किसी भी मुलाकात का मतलब अवैध संबंध नहीं होता। 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. Okay? We are talking about the period 2009, May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. And if anybody has seen my website or had done the homework, but I decided to tell the Yuva Neta, Shri Rahul Gandhi ji, because he winked at me and asked me, name an interesting places. So I said, I'll send you a note. And in that note, I told him that after I retired as India's ambassador to the UN, a few months later, I was invited to join the International Peace Institute. The International Peace Institute is an institute which was set up many, many years earlier for the purposes of international peacekeeping by the UN. But I was not part of the IPI per se. I was Secretary General of something called the Independent Commission on Multilateralism. This was a commission set up in the IPI as a project to see if the United Nations was fit for purpose on the occasion of its 75th anniversary. Okay? Now, the president of this, the chair of this was a former Prime Minister of Australia. I was the Secretary General. My boss in the IPI, Mr. Terje Rod Larsen, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein, and it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. And the ICM was dealing with
international issues, thematic issues, and Mr. Epstein was not part of it. The kind of people who were on the ICM were the former Prime Minister of Australia, Mr. Kevin Rudd, was the chairman. Borge Brende from Norway, who I believe is the head of a World Economic Forum now. Hannah Tete from Ghana. Jose Manuel Ramos Horta from Timor-Leste. He's the president now of Timor-Leste. Miss Patricia Espinosa Cantanello from Mexico was the co-chair. And ICM worked on key international issues to see how the UN could be made fit for purpose. ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एप्स्टीन के मामले में वैश्विक स्तर पर कई नामों पर चर्चा हुई है, लेकिन हर संपर्क को अपराध साबित नहीं किया गया। इसलिए किसी पर सीधा आरोप लगाने से पहले प्रमाण और कानूनी प्रक्रिया बेहद जरूरी है। संसद में ऑथेंटिकेट शब्द को लेकर जो नाटकीय स्थिति बनी, उसने इस बहस को और भी हवा दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री की ओर से प्रमाण की मांग और राहुल गांधी की तत्परता के बाद पीठ द्वारा हस्तक्षेप ने विपक्ष को यह कहने का मौका दे दिया कि सरकार रिकॉर्ड से बच रही है। सवाल अब यह है कि क्या इस पूरे प्रकरण पर सरकार विस्तृत स्पष्टीकरण देगी? क्या विदेश मंत्रालय या संबंधित विभाग ये बताएंगे कि मुलाकातें किस संदर्भ में हुई थी, कब हुई और किस स्तर की थी? और क्या संसद में इस पर संरक्षित बहस होगी? लोकतंत्र में आरोप और प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली, किसी भी व्यक्ति को दोषी मानने से पहले ठोस प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है। वहीं दूसरी तरफ सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। अगर कोई मंत्री कहता है कि मुलाकातें पेशेवर थी, तो उस पेशेवर संदर्भ को स्पष्ट करना ही विवाद को शांत करने का सबसे सही तरीका है। राजनीति में नैरेटिव तेजी से बनते हैं। कोई कहता है बेशर्मी, कोई कहता है साजिश, कोई कहता है राजनीतिक स्टंट, लेकिन अंततः जनता यही देखना चाहती है कि क्या तथ्यों के साथ साफ जवाब दिया जाता है या नहीं। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या यह सिर्फ राजनीतिक शोर है या गंभीर नैतिक प्रश्न? क्या संसद में खुली बहस होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।